नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के भारत के भूगोल से निकलने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया गया है, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छपने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और सभी क्वेश्चंस आपको फटाफट स्पीड में करवाए जाने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की गोलार्ध पर स्थिति। तो भारत की गोलार्ध पर स्थिति है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? देखिए, बिल्कुल भी एक सेकंड बिना व्यर्थ किए सीधे टू द पॉइंट, क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से आपका भारत का भूगोल का सारे क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये लगातार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। तो ये तो थे कुछ भारत के विस्तृत उसके भूभाग के आंकड़े, जैसे उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से आप पूरा वीडियो जो है रिवाइज करेंगे। पूरे लूसेंट का निचोड़ यहाँ पर तैयार किया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अब भारत का 7वां स्थान है, तो इससे पहले और किन किन देशों का स्थान आता है? तो सबसे पहले आता है आपका रूस, इसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना आता है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। रुक चीन, अब आया भारत टीना। देखिए, यहाँ पर चीन थोड़ा लिखने से छूट गया था, तो मैंने इसे अभी अभी लिख भी दिया है और आप देख सकते हैं कि रुक चीन, अब आया भारत टीना। रुक से हो जाएगा रा से रूस, का से कनाडा, चा से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत हो जाएगा और टीना से अर्जेंटीना। तो उम्मीद करती हूँ कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसके पहले 6 आपके कौन से देश हैं और 8वां स्थान किस देश का है, इन्हें आप ट्रिक से याद रख सकेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। ये आपसे परीक्षा में क्रम से लगाने को भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग अकेले भारत घेरे हुए है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% भाग भारत के क्षेत्रफल में है, या भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल विश्व के 2.4% भाग को भारत घेरे हुए है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आप आंकड़े देख रहे होंगे कि अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व का मात्र 2.42% भाग भारत में है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% लोग अकेले भारत में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर आता है आपका
चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश है, यानी कि भारत से किस देश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है और किस देश की सबसे कम सीमा स्पर्श करती है। तो भारत से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला देश है बांग्लादेश। इसकी कुल 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से स्पर्श करती है, और वहीं अफगानिस्तान कुल 106 किलोमीटर की सीमा भारत से साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की तटीय सीमा साझा करने वाले कुल कितने राज्य हैं। तो भारत की तटीय सीमा से लगे हुए कुल 9 राज्य हैं। भारत की तटीय सीमा से लगे हुए कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। अभी 9 राज्यों में हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलते हैं तो सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार भारत की तटीय सीमा साझा करने वाले कुल 9 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है या किस राज्य से लगती है। तो भारत की सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करता है वह है आपका गुजरात, और गुजरात की कुल 1200 किलोमीटर सीमा जो है तटीय राज्य तट से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम सीमा तटीय से लगती है, यानी कि तटों से सबसे कम सीमा लगती है, तो वह है आपका गोवा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से आपको वन लाइनर के माध्यम से बहुत ही कम समय में पूरे लूसेंट को कवर अप करने का टारगेट रखा गया है, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं। तो प्लीज़ इतना ही बोलूँगी कि समय बहुत कम है, इसलिए आप वीडियो को 1 सेकंड भी बिना स्किप किए फटाफट से क्वेश्चंस को देखिए, सुनिए और रिवीजन कीजिए। यह अंतिम समय में आपकी तैयारी को एक बहुत ही निर्णायक दिशा प्रदान करने वाला है। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कुल 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। अब दक्षिणी बिंदु की बात आई है तो हम यहीं पर देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरतम यानी कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह है आपका इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और इंदिरा कॉल को याद रखेंगे आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत व चीन के मध्य रेखा है। तो भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा जो निर्धारित है वह कौन सी है, तो मैकमोहन। और ये कब निर्धारित की गई थी, तो यह 1914 में शिमला के द्वारा भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो भारत व चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, भारत व अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो डूरंड रेखा। अगला देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो मानक समय रेखा है भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह कौन कौन से 5 राज्य हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद करना बहुत ही सिंपल है, आप प्रदेश वाले तीनों राज्यों को एक साथ याद कर लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
इसके बाद बचता है आपका आंध्र प्रदेश और आ से ही आपका आता है उड़ीसा। तो आपको 4 राज्य याद हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट में आपका बचता है छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आपने 5 राज्यों को याद कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वह 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं एक बार फिर से रिकॉल करेंगे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पर मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जहाँ मिलते हैं वह स्थान है आपका कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। देखिए मात्र 10 मिनट हुए हैं और अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा व भागीरथी का संगम है। तो अलकनंदा व भागीरथी का संगम है देवप्रयाग। नेक्स्ट है, अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम किस स्थान पर होता है? तो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल रुद्रप्रयाग में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, देखिए कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से लिखे गए हैं ताकि आपको एक ही बार में 2 से 3 क्वेश्चंस करवा दिए जाएं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग व असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे 3 इस प्रकार से निकल सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। और असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो खारे पानी की लैगून झील है, यह कहाँ पर स्थित है? तो चिलिका झील यह स्थित है आपकी उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। एक बार फिर से देख लेंगे, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो कि खारे पानी की एक लैगून झील है वह कौन सी है? तो चिलिका झील है और यह स्थित है आपकी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी है आपकी खारे पानी की झील वह है सांभर झील। और कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको भारत के ही संदर्भ में मिलने वाले हैं क्योंकि हम भारत के भूगोल को स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। और यकीन मानिए वीडियो का अंत होते होते आप भारत के भूगोल से बनने वाले सभी प्रश्नों पर अपनी पकड़ बना चुके होंगे। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील और यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और यह स्थित कहाँ पर है? रिहंद नदी बांध पर स्थित है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी बांध पर स्थित है। डल, वूलर, वैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील स्थित हैं। तो यह सब कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। देखिए जितनी भी आपको नाग रिलेट करके जितनी भी आपको झीलें मिलती हैं तो उन्हें आप फटाफट से जम्मू कश्मीर में ही टिक कर देंगे। अगला देखेंगे, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुछैया ताल, खुरपा ताल झील स्थित हैं। तो जो भी नाग से रिलेटेड होगी वो सभी जम्मू कश्मीर में होंगी और जिनमें भी ताल लगा होगा पीछे जिन भी शब्दों में, जैसे राकसताल, माता ताल, देवताल, नौकुछैया ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, तो यह झीलें कहाँ पर मिलेंगी? उत्तराखंड में। फिर एक बार रिकॉल करेंगे कि नाग वाली जम्मू कश्मीर में और ताल वाली उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांभर झील, राजसमंद, पिछौला, फतेह सागर और डीडवाना झील स्थित हैं। देखिए सांभर झील, राजसमंद झील और पिछौला, फतेह सागर, डीडवाना झील यह सभी स्थित हैं आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे, बेम्बनाद, अष्टमुदी और पेरियार झील कहाँ स्थित हैं? केरल में है। जिनमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है अष्टमुदी और पेरियार, यह झीलें कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुसैन सागर कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो हुसैन सागर कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के मध्य में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केबुल लामजाओ जो कि आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगया गरसोल
गरसोप्पा। और ये किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक बार फिर से देख लेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग्या गरसोप्पा। और किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी स्पेशल में भी यह प्रश्न बनता है और भारत के भूगोल में तो बनता ही है कि सबसे ज़्यादा गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसके लिए आपकी जानी जाती है चंबल नदी। नेक्स्ट देखेंगे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, व गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश, झीलें किस नदी पर स्थित हैं? तो राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील व गांधी सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी है आपकी चंबल नदी। आप याद रख सकते हैं कि चाहे राणा प्रताप सागर झील की बात की जाए, चाहे जवाहर सागर झील की बात की जाए, चाहे गांधी सागर झील की बात की जाए, अगर इनसे संबंधित नदी पूछी जाएगी तो वह एक ही नदी होगी और उसका नाम होगा चंबल नदी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला देखेंगे, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी ऋतु है जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन? देखिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मानसून का प्रत्यावर्तन के नाम से किस ऋतु को जाना जाता है? शरद ऋतु को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कुल कितने भागों में बांटा है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो कुल कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लगभग भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 22%। नेक्स्ट है, प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? बांगर, जबकि नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी चट्टानों की टूट फूट से निर्मित जैसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है का काला रंग किसके कारण होता है? अब यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से होता है। अगला देखेंगे कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वह है काली मिट्टी। लाल मिट्टी जिसमें सिलिका व आयरन की बहुलता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी के कारण उर्वरता विहीन या बंजर भूमि के नाम से भी जानी जाती है, का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चंस को इस प्रकार से अरेंज किया गया है ताकि आप एक ही बार में कई सारे क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। तो लाल मिट्टी से आपके जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सबको कवर अप किया गया है। पहला प्रश्न, लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? किस चीज़ की बहुलता होती है? तो सिलिका व आयरन की। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। लाल मिट्टी की उर्वरता कम होती है या अधिक होती है? तो लाल मिट्टी की उर्वरता आपकी बहुत ही कम होती है। इसे उर्वरता विहीन या बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैसे कि काली मिट्टी में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है, उसी प्रकार लाल मिट्टी में लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस लाल मिट्टी से निकल सकते थे वह हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो लाल मिट्टी आपकी बंजर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें खेती नहीं की जाती है, इसमें भी खेती की जाती है लेकिन किसी अन्य तरीकों से। तो इसमें उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। लाल मिट्टी में चूना मिलाया जाता है, चूने से उसकी उर्वरता शक्ति जो है वह बढ़ जाती है और वह खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। अगला देखेंगे, चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की, इलायची की, काजू की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह है आपकी
लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 यानी कि 1953 में किया गया। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न है चावल। अगला देखेंगे, चावल उत्पादन में भारत का स्थान है। चीन आपका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का आपका उदय कब हुआ था? कब? तो 1967 से 68 के मध्य में हरित क्रांति का उदय हुआ था और भारत में इसके जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं व द्वितीय चावल पर पड़ा। जो हरित क्रांति आई थी इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। उसके बाद द्वितीय स्थान आपका था चावल का। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आई थी? तो 1967-68 में। सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। और द्वितीय स्थान रहा था चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक हैं? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो देखिए, आम में, केला में, चीकू, नींबू, काजू और काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है भारत का। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है? तो तंबाकू उत्पादित करने वाला भी सबसे बड़ा आपका देश है चीन, और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता यानी कि यूज़ करने वाला भी चीन है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक प्रश्न आपका हिस्ट्री से यहाँ से निकल सकता है कि तंबाकू भारत में लाने वाले कौन थे? तो तंबाकू भारत में लाने वाले थे आपके पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियाँ सुखाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो जो तंबाकू की पत्तियाँ होती हैं उन्हें सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में भी गेहूं उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में जो प्रथम स्थान है वह पंजाब का है। देखिए, अगर बात की जाएगी कुल उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान तो उत्तर प्रदेश का आएगा, जबकि प्रति हेक्टेयर यदि प्रश्न में पूछा जाएगा तो पंजाब राज्य का नाम आने वाला है। इसलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मसालों का राज्य केरल है, जबकि मसाला उत्पादक सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। देखिए, जो मसाला उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा वह आंध्र प्रदेश है, जबकि हम सभी जानते हैं कि मसालों के राज्य के नाम से हम केरल को जानते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को साथ लिखने का सिर्फ यही मैटर है, यही इसीलिए मेंशन किया गया है ताकि आप इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मसाला उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप मसालों का राज्य केरल होने के कारण केरल को टिक कर सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि मसालों के राज्य के नाम से केरल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? तो पूरे जो संपूर्ण कुल खाद्यान्न होते हैं जिसमें आपके गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, चना सभी आ जाते हैं, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न के साथ साथ गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और दुग्ध उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान पर ही रहता है। इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन में आपके हरियाणा राज्य भी अग्रणी है। दलहन उत्पादन व सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो भारत का ऐसा राज्य जो कि दलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी है और जिसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। देखिए, सिक्किम आपका एकमात्र ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने पूर्ण रूप से जैविक तरीके से खेती को किया है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो वह है आपका लक्षद्वीप। तो जैविक खेती करने वाला पूर्ण रूप से जैविक प्रक्रिया से खेती किस राज्य ने की है? सबसे पहले सिक्किम ने, और उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो लक्षद्वीप ने। नेक्स्ट है, रबी की फसल कब बोई तथा काटी जाती है? देखिए, ये वह सभी प्रश्न हैं जो आपकी किसी ना किसी परीक्षाओं में लगातार छप रहे हैं, तो इन्हें आप एक रिवीजन के तौर पर, क्विक फास्ट रिवीजन के तौर पर जरूर देखिए कि रबी की फसल कब बोई तथा काटी जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के मध्य में बोई जाती है तथा इसे
मार्च व अप्रैल में काट लिया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि रबी की फसल को अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। अगला देखेंगे, रबी की फसल हैं। अब रबी की फसल को अक्टूबर से नवंबर में बो करके अब मार्च से अप्रैल में काट तो लेते हैं, लेकिन इसके बीच में किन किन फसलों को बोया और काटा जाता है, तो वह है आपकी चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, आलू, सरसों। कौन कौन सी हैं? चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, आलू, सरसों। अगर आपको इन चीज़ों को याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ट्रिक से करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जून से जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई में, और इन्हें अक्टूबर से नवंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि मैंने रबी की फसल आपको करवा दी है, इसका मतलब है कि जो बची हुई फसल है वह किसकी हो जाएंगी? खरीफ की हो जाएंगी, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, आलू, सरसों आपकी रबी की फसल हो गई हैं। तो जैसे आपका बाजरा है और इसके बाद अन्य जो बचती हैं अन्य फसल आपकी हैं जैसे कि खरीफ की, तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा इत्यादि, जैसे मूंगफली, कपास, सोयाबीन, मंडुआ, इस प्रकार की सभी फसलें आपकी किसकी हो जाएंगी? खरीफ की हो जाएंगी। तो आप एक को याद रख लेंगे और दूसरी आपको ऑलरेडी याद बनी रहेगी। और यहीं पर एक और फसल होती है जिसे जायद के रूप में जानते हैं, और जायद की फसल आपकी क्या होती है? इसे गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसे मई जून में बो करके जुलाई अगस्त तक काट लिया जाता है। ये आपके ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सभी आपकी जायद की फसलें होती हैं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मिट्टी, जल एवं संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में। अगला देखेंगे, देखिए वन अनुसंधान संस्थान केंद्र भी आपका देहरादून में स्थित है और मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। यह कहाँ पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर। कोयला उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य हैं। तो कोयला उत्पादन में जो भारत के सबसे अग्रणी राज्य हैं वह हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखिए, इन तीनों को लिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि अब पैटर्न में आपके ऑप्शन में इन तीनों को ही आगे पीछे करके डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट है तथा भूरे कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। यहाँ पर दो क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में आपके 98% तक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन की जो मात्रा है वो 98% तक पाई जाती है एंथ्रासाइट में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में जो थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वे भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? कोयम्बटूर को। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से मुंबई शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो अखबारी कागज के लिए जो आपका प्रसिद्ध है वह है नेपानगर, और यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना स्थित है होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया सिंदरी में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने महानगरों के राजमार्ग को जोड़ा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने महानगरों के राजमार्ग को जोड़ा गया? तो कुल 4 महानगरों के राजमार्ग को जोड़ा गया, जिसमें आते हैं आपके दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन है, तो भारतीय रेल व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो भारत में सबसे पहली बार रेल कहाँ चलाई गई, कब प्रारंभ की गई, तो अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लाल डलहौजी के समय। यह प्रश्न बहुत बार छप चुका है कि भारत में प्रथम बार रेल कब प्रारंभ की गई, तो सन 1853 में आपके मुंबई से ठाणे के मध्य चलाएगी डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। देखिए 1905 में, यानी कि 0 को अगर हम इधर कर देंगे तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, और 0 को अगर हम 5 के पहले कर देंगे तो उसकी स्थापना हो जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। 1905 स्थापना और 1950 राष्ट्रीयकरण। अगला देखेंगे, किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, तो किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, एंटवर्थ समिति 1924-25 में आपके रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में लाल डलहौजी के समय, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, राष्ट्रीयकरण 1950 में। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, तो एंटवर्थ समिति 1924-25 में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, और कितने किलोमीटर है, तो 9438 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह है, एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में। कृत्रिम बंदरगाह यानी कि कृत्रिम और प्राचीन, देखिए यह लिखा हुआ है कि कृत्रिम, भारत का सबसे कृत्रिम और सबसे प्राचीन बंदरगाह भी कौन सा है, तो वह है आपका चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है, तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता का प्रतिशत है 73%, यानी कि 73%। तो भारत में कुल कितने लोग साक्षर हैं, कुल कितने प्रतिशत, तो 73%। जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 80.9% लोग पुरुष साक्षर हैं, जबकि वहीं पर बात की जाए महिलाओं की तो 64.6% महिलाएं ही शिक्षित हैं। अगला है लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर आपकी कुल मात्र 943 ही महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया वह है केरल। अगला देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो वह क्रम से हम 5 राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को क्रम से याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे क्रम लगाने को जरूर पूछ ली जाती हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि उमा का बिहार में बंगला आधा प्रदेश है। कैसे याद रखेंगे, उमा का बिहार में बंगला आधा प्रदेश है। तो उमा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र।
का बिहार से हो जाएगा बिहार में, और बंगला से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो उमा का बिहार में, बंगला आंध्र प्रदेश है, ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बा से बिहार से बिहार, और बंगला से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें भारत में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो वह है आपके सिक्किम, सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर आता है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो सबसे कम जनसंख्या वाले आपके 5 राज्य हैं क्रमशः सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। इन्हें भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे सिमी अरुण संग गोवा लैंड, सिमी अरुण संग गोवा लैंड। सिमी ने क्या किया है कि अरुण के साथ वो गोवा के लिए लैंड हो गई है। तो सिमी से सिक्किम, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल और संग गोवा से आपका हो जाएगा गोवा, और लैंड से नागालैंड। तो सिमी यानी कि सिक्किम, मिजोरम, अरुण से अरुणाचल और गोवा से गोवा और लैंड से नागालैंड। तो फिर से याद करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? उमा का बिहार में, बंगला आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, सिमी अरुण संग गोवा लैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर में आपके कितने, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो 382 व्यक्ति। अगला देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य रहा है केरल, और इससे पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला पूर्ण रूप से साक्षर जिला राज्य आपका कौन सा घोषित किया गया है? केरल। तो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य केरल, और सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य वाला भी आपका केरल ही है। और यहाँ पर कुल कितना लिंगानुपात है? तो 1084। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का, और इसीलिए आपके हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है आपका केरल। कुल कितनी साक्षरता पाई जाती है? तो 94% लोग यहाँ पर लगभग साक्षर हैं, और न्यूनतम साक्षरता है बिहार की। बिहार में मात्र 61.8% लोग ही साक्षर हैं। ये आंकड़े जनसंख्या संबंधी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। अगला देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है, और यह बराकर नदी कहाँ है? तो झारखंड में। तिलैया परियोजना झारखंड बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट है, हीराकुंडा बांध आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपका सतलज नदी पर स्थित है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है आपके पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। फरक्का बांध आपका किस नदी पर स्थित है? गंगा और भागीरथी के तट पर स्थित है, और यह लाभान्वित किसको कर रहा है? तो पश्चिम बंगाल को। दुर्गा बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, और यह भी पश्चिम बंगाल को ही लाभान्वित कर रहा है। नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, और यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। फिर एक बार से देख लेंगे, तिलैया परियोजना झारखंड बराकर नदी पर, भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड सतलज नदी पर, और फरक्का गंगा भागीरथी पर, दुर्गा बैराज दामोदर नदी पर, और नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। देखिए, यह कुछ परियोजनाएं हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती हैं कि किस नदी पर स्थित हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थापित किया गया था? उत्तराखंड में। इसका पूर्व नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क। बात की जाए कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1935 यानी कि 1935 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसे उत्तराखंड क्यों बता रहे हैं? जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। देखिए, यह तब स्थापित किया गया था जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन
हो गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। इसका पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, जिसका फिर से नाम परिवर्तित किया गया है हाल ही में, और इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। चूंकि यहाँ से रामगंगा आपकी नहर निकलती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3550 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखल को। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि पक्षियों के पुरुष के नाम से जाना जाता है? सलीम अली को। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र को आपके जाना जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्र सांखल को। देखिए याद रखेंगे, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सांखल, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी किस जगह पर? तो लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, काजीरंगा मानस असम, और रायमोना ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? असम में। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान भरतपुर में। अगला याद रखेंगे कि जो घना पक्षी विहार राजस्थान भरतपुर में स्थित है, इसे पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, जहां ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित उड़ीसा में। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, जहां ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया? जो सबसे प्रथम, मतलब बात की जाए सबसे पहले स्थापित किया जाने वाला पहला पक्षी विहार था। तो सबसे पहले स्थापित किया जाने वाला पक्षी विहार जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया, वह था आपका नवाबगंज पक्षी विहार, और यह स्थित कहाँ पर है? उन्नाव जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, विलुप्त तथा संकटाग्रस्त प्रजातियों का लेखा जोखा रखा जाता है। तो विलुप्त तथा संकटाग्रस्त प्रजातियों का लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा की संकल्पना तथा प्रथम प्रकाशन कब किया गया? तो रेड डाटा बुक की जो संकल्पना रखी गई तथा इसका प्रथम प्रकाशन किया गया 1963-64 में। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है कोच्चि को। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अगर वेनिस की बात की जाए तो पूर्व का वेनिस कोच्चि को, जबकि पेरिस की बात की जाए तो पूर्व का पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। कर्नाटक का रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर को। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धनबाद को। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, पूर्व का वेनिस कोच्चि, पूर्व का पेरिस जयपुर, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, और कोयला नगरी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जनजातीय संख्या वाला राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या जनजातीय लोगों की पाई जाती है? वह है आपका मध्य प्रदेश। जो लोग अभी तक वीडियो से जुड़े हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत धैर्य रखा है, और अब मात्र 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आप भारत के भूगोल को संपूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। प्रतिशत में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य है वह है मिजोरम। नेक्स्ट देखेंगे, आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से ठक्कर बप्पा को जाना जाता है। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के नाम से
जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो आदिवासी प्रमुख पर्व मनाते हैं सरहुल। सरहुल नाम का प्रमुख पर्व आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। भूमिज, कोरबा, मुंडा, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भूमिज, कोरबा, मुंडा, संथाल जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जारवा और सोमपेन जनजातियां किस में पाई जाती हैं? तो जारवा और सोमपेन जनजातियों का संबंध अंडमान निकोबार से है। अगला देखेंगे, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति का संबंध सिक्किम राज्य से है और सिक्किम आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। इसके साथ साथ सिक्किम आपका पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भी एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट है आपका थारू, भोटिया और जौनसार, यह जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। थारू, भोटिया और जौनसार जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। देखिए बस इतना ही कहूँगी कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो प्लीज़ 1 मिनट और लगेगा। चंपा या चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चंपा या चंगपा जनजाति का संबंध लेह लद्दाख से है। यह जनजाति तिब्बती अर्ध खाना बदोश लोगों का समुदाय है जो पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। देखिए जो चंपा या चंपा जनजाति है यह आपके लेह यानी कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसे तिब्बती अर्ध खाना बदोश लोगों का समुदाय भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से पश्मीना बकरे और बकरियों को पालती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लिखित प्रमाण भी है, आपके NCERT में भी बताया गया है कि पश्मीना बकरी से तैयार जो शॉल होती है वह लगभग 6 स्वेटर और शॉलों के मुकाबले 1 शॉल आपकी होती है। इतनी अत्यधिक गर्म होती है और उस एक पश्मीना बकरी के एक बाल की तुलना हमारे अपने 6 से 12 बाल अगर जोड़ दिए जाएं तो जोड़ने के बाद बात की जाए हमारे एक बाल के 6 से 12 टुकड़े किए जाएं, इतना ही पतला आपके पश्मीना बकरी का बाल होता है और उसकी एक शॉल को हम अंगूठी के बीच से भी खींच करके निकाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा वह पतली होती है और गर्म तो वह लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। अगला है, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जितने भी भारत के भूगोल से आपके लूसेंट से बनने वाले क्वेश्चन थे वह सभी आपको पसंद आए होंगे। आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। यकीन मानिए अब आपका भारत के भूगोल से एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और अगर कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो उन्हें नेक्स्ट टॉप 100 की श्रृंखला में कवर अप किया जाएगा। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है उनका काफ़ी धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं आपसे रिक्वेस्टली बोलूँगी कि हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। इतना कंटेंट तैयार करने के लिए आप खुद ही जब लूसेंट को बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको भारत का भूगोल पढ़ने में ही मात्र 8 से 10 दिन या 15 दिन लगने वाले हैं, जिसे आपको मात्र 45 मिनट में ही कवर अप करवा दिया गया है। तो आप यह सोच सकते हैं कि इसके पीछे कितना जो है एफर्ट्स डाला गया होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके तैयार किए जा सकें। तो ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपने लूसेंट के पूरे भारत के भूगोल को कवर अप कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो क्या कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिवाइज कीजिए और फटाफट रिवीजन कीजिए। आपने सीखा है अब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए। धन्यवाद। माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए।